ओके, सो तुम्हारी पूजा दीदी तुम्हारे सामने है। लेक्चर नंबर 3 की बात कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर चैप्टर की। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंसोलेशन के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया था। रेडिएशन का जो पोर्शन अर्थ रिसीव कर पाता है उसको हम लोग इंसोलेशन बोल रहे थे। लेकिन दीदी ये कहना गलत तो नहीं होगा कि अर्थ के हर लोकेशन पे सेम लेवल का इंसोलेशन रिसीव थोड़ी ना होता है। अर्थ के हर लोकेशन पे सेम लेवल का हीट या इंसोलेशन थोड़ी ना रिसीव होता है। कहीं पे इंसोलेशन ज़्यादा रिसीव होता है, कहीं पे कम इंसोलेशन, कम रेडिएशन रिलीज होता है। तो हम जानना चाहेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अर्थ कितना इंसोलेशन रिसीव करेगा, कितना गर्मी दिन के वक्त रिसीव कर पाएगा, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इस बात को इन्फ्लुएंस करते हैं या अफेक्ट करते हैं। तो ध्यान से सुनना, हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो पहला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये तो बात समझ पा रहे हो क्वेश्चन की अर्थ जो है वो हर जगह, अर्थ हमारा गोल एक क्यूट सा, एग्जैक्ट गोल तो नहीं होता है, अर्थ उबड़ खाबड़ होता है, लेकिन गोल तरीके का एक स्पीयर शेप का एक प्लैनेट है। तो डेफिनेटली हमारा जो अर्थ है उसके हर हिस्से में सेम अमाउंट का इंसोलेशन, सेम अमाउंट का हीट रिसीव नहीं होता है। अर्थ के डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव होता है। तो हम वही जानना चाहते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कितना इंसोलेशन रिसीव होगा इसको अफेक्ट करता है। तो सबसे पहला फैक्टर देखना, पेरीहेलियन एंड एपीहेलियन पोजीशन। अब ये होता क्या है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ठीक है। हम जानते हैं कि हमारा जो सन है वो बीच में है और हमारा अर्थ सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, ये हम जानते हैं। लेकिन ये बताओ, ये जो चक्कर लगा रहा है जिसको कि हम ऑर्बिट बोलते हैं, क्या वो एग्जैक्टली एक गोल ऑर्बिट है, एक सर्कल है? जी नहीं दीदी। अच्छा, क्या वो एग्जैक्टली एक अंडा आकार यानी ओवल शेप का, इसको हम लोग गोल बोलते हैं, ये चीज़ गोल है और ये चीज़ जो थोड़ा फैला हुआ हो उसको ओवल बोलते हैं। तो क्या हमारा जो अर्थ है, अर्थ का जो ऑर्बिट है वो एग्जैक्टली ओवल शेप का है? थोड़ा सा अस्टॉनिश हो गए कि हाँ ओवल शेप का तो है, लेकिन सूरज एग्जैक्टली बीच में नहीं है। सूरज का पोजीशन थोड़ा सा सेंटर से थोड़ा सा दूर है, यानी अगर तुम इसको सेंटर बोलते हो तो थोड़ा सा खिसका हुआ है। तुम बोलोगे कि दीदी डेफिनेटली एक समय होगा जहाँ पे आप अगर सन यहाँ से अगर अर्थ का डिस्टेंस मेजर करें तो ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, और जब अर्थ 365 दिन में, मतलब कुछ समय के बाद जब रिवॉल्व करके यहाँ पहुँचेगा, रेवोल्यूशन होगा, और जब यहाँ पहुँचेगा अर्थ, तब इसका सेंटर से डिस्टेंस थोड़ा कम होगा। जी हाँ, अर्थ का डिस्टेंस जब सूरज से मैक्सिमम होता है इसको हम लोग कहते हैं एपीहेलियन, ये ए होगा, सॉरी, एपीहेलियन। हेलियन का मतलब होता है सन, एपी का मतलब होता है दूर, तो फार फ्रॉम सन, और जब पास होते हैं तो इसको बोलते हैं पेरीहेलियन। तो आप बोलना क्या चाहते हैं? मुझे एक बात बताओ, जब सूरज अर्थ से इतना दूर होगा एपीहेलियन पोजीशन में, उस दौरान कम इंसोलेशन रिसीव होगा, उस दौरान कम अर्थ को गर्मी मिल पाएगा। लेकिन जब एकदम पास होगा सूरज अर्थ के, उस समय इंसोलेशन ज़्यादा रिसीव होगा। तो कहीं ना कहीं सूरज से हम लोग कितने दूर हैं वो बात इन्फ्लुएंस करता है इस चीज़ को कि इंसोलेशन कितना रिसीव होगा। दीदी लगभग कितना डिस्टेंस है ये? तो सुनो, यहाँ पे एपीहेलियन पोजीशन में लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है हम लोग सूरज से दूर। यस, 15 करोड़ किलोमीटर। और हम लोग पोजीशन पे लगभग हम लोग 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कम दूर है, लेकिन दूर तो यहाँ पे भी है ऑफ कोर्स, लेकिन एपीहेलियन पोजीशन पे हमारा दूरी बहुत ज़्यादा है। तो ये आज हम लोग को सीखने मिला, और थोड़ा सा जीके भी हमारा इम्प्रूव हुआ है कि सूरज और अर्थ में अगर हम अर्थ का ऑर्बिट का बात करें तो वो ओवल शेप का है, और एकदम परफेक्ट ओवल नहीं है, थोड़ा सा सूरज खिसका हुआ है, जिसके कारण एक समय आता है जब हम लोग अर्थ और सूरज के बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम होता है एपीहेलियन, और कभी कभी मिनिमम भी होता है पेरीहेलियन पोजीशन पे। तो कहीं ना कहीं एपीहेलियन और पेरीहेलियन पोजीशन भी कितना इंसोलेशन रिसीव होगा इस बात को इन्फ्लुएंस करते हैं। सेकंड मुद्दा है कि लैटिट्यूड क्या है, या इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कहते हैं, लैटिट्यूड या एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये होता क्या है, ध्यान से सुनना, एक डायग्राम से एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये हमारा प्यारा सा सूरज है, इतना प्यारा नहीं है सामने जाओगे तो, लेकिन दूर से तो प्यारा ही है भाई।
उसके कारण हम जीवित हैं। थैंक यू सो मच। ये हमारा अर्थ है ना। हमारा अर्थ आई होप तुमको पता है कि एकदम सीधे ऑर्बिट में नाचता नहीं है, यानी हमारा अर्थ ऐसे नहीं रोटेट करता, हमारा अर्थ थोड़ा सा टेढ़ा है। मतलब ये हुआ, ऐसे ऐसे नहीं घूमता अर्थ थोड़ा ऐसे घूमता है, ऐसे। तो यानी कि दीदी अगर आप देखेंगी तो अगर ये एक आप सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करें तो अर्थ थोड़ा सा टिल्टेड है, कितना, तो अर्थ ऐसे ऐसे घूम रहा है। यानी इसको इमेजिन करो, ऐसे 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 नहीं घूम पा रहा बेचारा, ऐसे घूम रहा है। तो अगर सीधा खड़ा होता तो ऐसे इक्वेटर होता, लेकिन चूंकि टिल्टेड है, अर्थ हमारा ऐसे है, तो ये हमारा ऐसे इक्वेटर है। अगर चीज़ ही टेढ़ा हो जाए तो इक्वेटर हम ऐसे देखेंगे, ऐसे तो नहीं देख पाएंगे ना, क्योंकि सीधा होता तब तो हम ऐसे देखते हैं, चीज़ ही टेढ़ा है तो हमको ऐसे देखना पड़ रहा है। ठीक है, अच्छा। उसके बाद यहाँ पे हमारे और भी लैटिट्यूड्स हैं। लैटिट्यूड क्या होता है, अर्थ पे जो ऐसे ऐसे लाइंस होते हैं, इसको लैटिट्यूड बोलते हैं। कोई बात नहीं अगर नहीं पता ये सारी चीज़ें, हम लोग डिस्कस करेंगे। ये ज्योग्राफी में तुम बहुत माहिर बनोगे, ये मेरा प्रॉमिस है। लेकिन बात को सुनो, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। सूरज से जब रोशनी रिसीव होगा तो मुझे एक बात बताओ, जो एंड वाले पोर्शंस होंगे, अर्थ का इक्वेटर होता है जो बीच का हिस्सा है 0 डिग्री, ये और इसके आसपास के रीजन्स सूरज का डायरेक्ट रोशनी रिसीव करेंगे। लेकिन ये जो थोड़े से ऊपर वाले रीजन्स है, पोलर रीजन्स, ये सूरज का स्लैंटिंग रेज रिसीव करते हैं, टेढ़ा रेज। यानी अगर ये सूरज है तो डायरेक्ट रोशनी अर्थ के इक्वेटर पे जा रहा है, लेकिन एंड का रोशनी थोड़ा सा स्लैंटेड, थोड़ा टेढ़ा जा रहा है। तो तुम मुझे बताओ ना, डायरेक्ट जो रोशनी जा रहा है वो ज़्यादा हीट करेगा सरफेस को, या थोड़ा सा टेढ़ा जो रोशनी जा रहा है वो हीट करेगा? तुम मुझे बताओ। तो मैं अगर तुम्हारे मुंह पे डायरेक्टली पिचकारी मारूं तो ज़्यादा हीट करेगा, या फिर मैं टेढ़ा करके ऐसे पिचकारी मारूं? दीदी आप टेढ़ा करेंगे तो थोड़ा सा साइड से भी निकल जा सकता है, लेकिन अगर सीधा मारेंगे तो सीधा पिचकारी मुझे लगेगा। वहाँ यहाँ पे भी वही बातचीत हो रही है। सूरज से जो डायरेक्टली रेज अर्थ के इक्वेटर या उसके आसपास पहुँच रहा है वो बहुत ज़्यादा हीट रिसीव करेगा, लेकिन वहीं पे पोलर रीजन्स में हीट कम रिसीव होंगे। तो कहीं ना कहीं तुम अर्थ पे कौन से लैटिट्यूड पे हो, इक्वेटर पे हो या पोलर रीजन्स पे हो, वो भी बात मैटर करता है। अगर हम देखें तो अगर पोलर रीजन्स में हो तो चूंकि सूरज का स्लैंटिंग रेज वहाँ मिल रहा है तो वहाँ इंसोलेशन कम होगा, लेकिन वहीं इक्वेटर पे हो तो वहाँ पे सूरज का डायरेक्ट रोशनी मिल रहा होगा और वहाँ पे इंसोलेशन ज़्यादा होगा। बोलो, बात समझ में आया? जी दीदी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या? प्रेजेंस ऑफ क्लाउड। अब सुनना, ये विद एक्सपीरियंस तुम लोग मुझे बताओगे। देखो, प्रेजेंस ऑफ क्लाउड के बारे में बताओ तो तुम लोग, आई डोंट नो अभी तुम लोग आसमान देखते भी हो या नहीं, क्योंकि आजकल तो हम लोग फ़ोन पे ही पड़े रहते हैं, लेकिन है ना, हम लोग थोड़ा बहुत आसमान देख लेते हैं दिन के वक्त, क्योंकि इंसोलेशन का लेना देना डे से है। हम लोग नाइट की बात ही नहीं कर रहे। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जब हम पढ़ेंगे ना, वहाँ पे नाइट का जिक्र होगा, लेकिन इंसोलेशन में हमको डेज का जिक्र करना है। तुम मुझे बताओ, अगर दिन के वक्त क्लाउड है, बादल छाए हुए हैं, तो बादल छाए हुए हैं तो बादल एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेंगे, गर्मी आने में थोड़ा सा हो सकता है प्रॉब्लम हो, इंसोलेशन आने में प्रॉब्लम हो, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेंगे। लेकिन वही क्लाउडलेस अगर स्काई हो, तो अगर क्लाउड वाला स्काई है यानी कि आसमान में बादल छाए हुए हैं, तब इंसोलेशन कम रिसीव होगा। लेकिन वहीं पे क्लाउडलेस स्काई हो, बिल्कुल बादल ही नहीं छाए हुए, एकदम खुला आसमान है, तो देखना उस दिन कितना तड़कता भड़कता गर्मी होता है। आँखें जो होता है ना, हम लोग को ऐसे आँख ऐसे 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 करके देखना पड़ता है, इतना ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन है। अप्रैल में अभी तो हाल वही चल रहा है। तुम आसमान देखो दोपहर के वक्त, एकदम एकदम क्लाउडलेस है, पूरा सूरज का रोशनी एकदम हीट अप कर रहा है ना। रोड पे चलने पे भी गरम गरम हवाएं हम तक पहुंच रही हैं। तो ये बात सच है कि अगर क्लाउड से भरा हुआ स्काई होगा तो इंसोलेशन कम रिसीव होगा, लेकिन अगर क्लाउडलेस स्काई होगा, बिना बादलों के अगर स्काई होगा, तो वहाँ पे इंसोलेशन ज़्यादा रिसीव होगा, है ना। बात समझ में आया? बोलो। तो ये कुछ फैक्टर्स मेंशन किए। अच्छा, चौथा फैक्टर और सुन लो, लेंथ ऑफ द डे। आई डोंट नो तुमको ये पता है या नहीं है, लेकिन थ्रू आउट द ईयर जो दिन और रात है ना, उसका लेंथ चेंज होता रहता है।
मतलब ऑफ कोर्स हमारे पूरे एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 24 घंटे में 12 घंटे डे हो, मतलब 12 आवर्स तक डे चलेगा यानी धूप दिखेगा, और 12 आवर्स तक नाइट हो जाएगा, धूप नहीं होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ ऐसे भी साल के समय आते हैं जहाँ पे ज़्यादा समय तक धूप दिखता है और कम समय तक नाइट होता है। कुछ ऐसे भी समय आते हैं सीजन्स में जहाँ पे ज़्यादा समय तक हमें रात दिखाई देता है और कम समय तक दिन होता है। तो इक्वली स्प्लिट हो ये ज़रूरी नहीं है। दीदी कब कब ऐसा होता है? वेल इसको तुम लोग बचपन में पढ़े होगे, अर्थ के रेवोल्यूशन और सीजनल चेंजेस में ये देखने को मिलता है। खैर इतना डिटेल में नहीं जाना, लेकिन तुम मुझे बताओ कि अगर तुम ऐसे सीज़न में मौजूद हो, अभी मत पूछो कि कौन सा सीज़न, बट तुम मुझे नॉर्मल सोच के बताओ, अगर ऐसे सीज़न में मौजूद हो जहाँ पे डे का लेंथ ज़्यादा है, डे ज़्यादा लंबा है, तो डेफिनेटली डे ज़्यादा लंबा यानी धूप ज़्यादा रिसीव होगा, यानी इंसोलेशन ज़्यादा रिसीव होगा थ्रू आउट द डे। लेकिन अगर आप ऐसे सीज़न में मौजूद है जहाँ पे डे थोड़ा कम है, छोटा है, दिन छोटा हो रहा है, तो वहाँ पे आपको इंसोलेशन कम रिसीव होगा, क्योंकि इंसोलेशन तो डे टाइम में ही रिसीव होता है। डे ज़्यादा होगा बड़ा तो इंसोलेशन भी ज़्यादा रिसीव होगा, डे कम मतलब कम होगा, मतलब लेंथ ऑफ द डे अगर कम होगा तो इंसोलेशन भी कम होगा। तो कहीं ना कहीं ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं कि किसी भी जगह पे इंसोलेशन कितना रिसीव होगा। आई होप तुम ये मुद्दा समझ पाए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन पे, और ये इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं पता नहीं क्यों, तो ध्यान से सुनते हैं। जो टेरेस्ट्रियल वर्ड है ना, उससे कभी भी कंफ्यूज मत होना। टेरेस्ट्रियल वर्ड हमेशा अर्थ से रिलेट किया जाता है। टेरेस्ट्रियल वर्ड का मतलब रिलेटेड टू अर्थ ही होता है, ठीक है। जहाँ पे भी अर्थ ना यूज़ करके हम लोग टेरेस्ट्रियल यूज़ करें, मीनिंग एकदम सेम होता है। बोलना क्या चाहती हैं? मैं तुम्ही से पूछूंगी, हमारा जो अर्थ है, हमारा अर्थ डे टाइम पे, ये हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर है, हमारे अर्थ पे डे टाइम पे इंसोलेशन रिसीव होता है डे टाइम में, लेकिन रात के वक्त यही हीट वापस रिफ्लेक्ट बैक भी तो होता है। इमेजिन करो अगर अर्थ इंसोलेशन लेता ही रह जाए और कुछ रिफ्लेक्ट ही ना होने दे, तब तो भैया अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, इतना ज़्यादा अर्थ गर्म हो जाएगा। तो दीदी जाहिर से बात है कि जो इंसोलेशन डे टाइम पे रिसीव हुआ है वो वापस स्पेस पे हमको छोड़ देना चाहिए। तो यही समझो कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन मतलब कि जब अर्थ नाइट टाइम पे जो सुबह इंसोलेशन आया था उसको रिफ्लेक्ट बैक करता है, तो इसी को टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। लेकिन चूंकि सूरज हॉटर है और अर्थ कोल्डर है, तो हम लोग जान चुके थे ऑलरेडी इंसोलेशन में कि हॉटर ऑब्जेक्ट जो ज़्यादा गर्म है वो शॉर्ट वेव के फॉर्मेट में रेडिएशंस को छोड़ता है, ये हम लोग जान चुके हैं। उसी प्रकार अर्थ जो है, चूंकि वो कोल्डर है सूरज के कंपैरिजन में, तो अर्थ जो है वो लॉन्ग वेव के फॉर्मेट में रेडिएशन छोड़ता है। मतलब क्या मैं बोलना चाहती हूँ, रेडिएशन नहीं समझ में आ रहा, हीट समझो। रेडिएशन का हालांकि अपना एक मीनिंग होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे। अभी के लिए रेडिएशन को हीट से रिप्लेस कर दो। मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर तुम्हारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, उनमें से ये ज़्यादा गर्म है, तो ये जब एनर्जी छोड़ेगा, हीट छोड़ेगा, तो ये शॉर्ट वेव के फॉर्मेट में छोड़ेगा। लेकिन अगर ये कम गर्म है इसके कंपैरिजन में, तो ये भी वापस जब रिफ्लेक्ट करेगा ये लॉन्ग वेव के फॉर्मेट में करेगा। यानी दीदी अगर आप कम गर्म है तो आप लॉन्ग वेव के फॉर्मेट में हीट रिलीज करेंगे, अब ज़्यादा गर्म है तो आप जोश जोश में शॉर्ट वेव के फॉर्मेट में एनर्जी रिलीज करेंगे। इसीलिए सूरज से आता हुआ इंसोलेशन शॉर्ट वेव के फॉर्मेट में होता है। लेकिन वहीं रात के वक्त जब अर्थ रिलीज करता है तो वो तो सूरज के कंपैरिजन में बहुत ठंडा है भाई। इसीलिए अर्थ जो रात को रिलीज करता है एनर्जी, रेडिएशन, वो लॉन्ग वेव के फॉर्मेट में होता है। मैं एक बार फिर से रिपीट करूं, सूरज जो इंसोलेशन रिसीव करता है वो शॉर्ट वेव के फॉर्मेट में होता है, बिकॉज वो बहुत जल्दी होता है। लेकिन वहीं पे अर्थ जो रात के वक्त रिफ्लेक्ट बैक करता है, चूँकि अर्थ कंपैरेटिवली ठंडा है, तो वो लॉन्ग वेव के फॉर्मेट में रिफ्लेक्ट करता है। बोलो बात समझ में आया? तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कोई खतरनाक टॉपिक नहीं है। इसका सिंपल मतलब होता है कि दीदी रात के वक्त जब जो आया हुआ इंसोलेशन था उसको रिफ्लेक्ट बैक किया जाता है अर्थ के द्वारा लॉन्ग वेव के फॉर्मेट में, उसी को हम लोग कहते हैं, बताओ क्या?
उसी को हम लोग कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। बोलो बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जी दीदी, हो गया। अच्छा, इसके बाद एक टॉपिक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं हीट बजट। तुम्हारे बुक में ना, अगर तुम गौतम मलिक फॉलो कर रहे हो तो वहाँ पे ना टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को ही हीट बजट बोल दिया गया है। दोनों सही और सेम चीज़ नहीं होते हैं, दोनों में फ़र्क होता है। बजट का मतलब क्या होता है? अगर मैं बोल रही हूँ बजट या हीट बजट को हीट बैलेंस भी कहते हैं। बैलेंस मतलब दीदी, मान लीजिए आपके जेब में 10 रुपये आया और 5 रुपये गया। आपने आपके देश मान लीजिए आपने एक दिन में 10 रुपये पॉकेट मनी कमाया और 5 रुपये खर्च कर दिया, तो यानी आपके पास 5 रुपया बचा पड़ा है, तो बैलेंस 5 रुपया बच गया, है ना। 10 रुपीज़ इनकमिंग, 5 रुपया आउट गोइंग, तो बचा क्या? 5 रुपया बचा। उसी तरीके से हीट बजट भी वही बोलता है कि दिन के वक्त इंसोलेशन आया, रात के वक्त टेरेस्ट्रियल रेडिएशन रिलीज हुआ, तो जो बचा कुचा, चाहे वो ज़ीरो बचे चाहे वो कुछ अमाउंट में हीट बच जाए, उसी को हीट बजट या हीट बैलेंस कहते हैं। ये समझना बहुत आसान है, इसको ज़रा हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। समझना, ये मान लो मेरा अर्थ सरफेस है, ठीक है, ये मेरा सन है और ये ऊपर पूरा का पूरा मेरा एटमॉस्फेयर है। मान लो कि सूरज से जो रोशनी आ रहा है, हीट आ रहा है, मैं सूरज को यहाँ बना लूँ क्या? मान लो सूरज से जो हीट आ रहा है, इसको हम लोग 100% बोले। ये 100% सूरज से हीट हमारे पास पहुँच रहा है, 100% इंसोलेशन है जो आ रहा है अर्थ के तरफ। होता क्या है कि हमारे एटमॉस्फेयर के कुछ स्टार्टिंग के लेयर्स से ही, और कुछ और भी अर्थ पे मौजूद आइस शीट्स होते हैं वगैरह, वो सब डिटेल्स नहीं जानना, लेकिन ये 100% में से 35% बिना एटमॉस्फेयर में घुसे ही वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। यानी हमारा अर्थ पड़ा हुआ था कि ठीक है बेटा इंसोलेशन लेकर आओ, और ये 100% का इंसोलेशन फेंका मैंने, सूरज ने मेरे तरफ फेंका, और 35% ऐसे इंसुलेशन के पार्ट थे जो बिना मुझे कोई डैमेज किए ही वापस निकल लिए, पतली गली से वापस। तो 35% ऐसा इंसुलेशन का पोर्शन है जो अपने आप वापस अर्थ से रिफ्लेक्ट बैक हो गया। इसी को एक नाम दिया गया अर्थ्स एल्बिडो। अर्थ्स एल्बिडो, एल्बिडो या एल्बिडो भी बोलते हैं बहुत लोग, क्योंकि ये इंग्लिश नहीं, आई थिंक कोई और लैंग्वेज का एक वर्ड है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग है, उस पर नहीं जाना। मुद्दा यह है, अर्थ एल्बिडो पे बहुत क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। होता क्या है कि आता हुआ पूरा का पूरा इंसोलेशन अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसने से पहले ही उसमें से 35% स्पेस में यूं ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है बिना अर्थ को कोई नुकसान पहुंचाए। तो ये जो अर्थ का एक पावर है कि आ मेरा सामना कर, और 35% यूं वापस भेज देंगे, इस अर्थ के पावर को ही अर्थ्स एल्बिडो कहा गया है। तो अर्थ का जो दीदी पावर है कि वो 35% इनकमिंग इंसोलेशन को वापस रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, इसी को अर्थ का एल्बिडो कहते हैं। ठीक है दीदी। अच्छा, 35% अगर रिफ्लेक्ट बैक कर दिया तो कितना अंदर फाइनली आ पा रहा है? 65% ये एंटर कर पाया। इसमें से जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो कैप्चर कर लेता है 14% इंसोलेशन। कैप्चर मतलब एटमॉस्फेयर में मौजूद डस्ट पार्टिकल, CO2, ये अब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं 14%, और केवल 51% फाइनली हमारे अर्थ तक रीच कर पाता है, हमारे अर्थ के सरफेस तक रीच कर पाता है। यानी दीदी अगर 100 चॉकलेट्स फेंके गए होंगे हीट के, 100 चॉकलेट्स फेंके गए होंगे, तो उसमें से 35 तो यूं ही अर्थ ने पहले ही लौटा दिया, उसके बाद से 14 हमारे एटमॉस्फेयर ने कैप्चर कर लिया, खा लिया, और सिर्फ 51 हमारे अर्थ सरफेस तक पहुंच पाया है। ठीक है दीदी। यहाँ पे एक और टर्म लिखा हुआ है इफेक्टिव सोलर रेडिएशन। इफेक्टिव सोलर रेडिएशन क्या होता है? तुम बोलोगे दीदी 100% इंसोलेशन तो आया था, लेकिन 100% में से 35 तो अर्थ ने यूं ही भेज दिया, तो केवल 65% इंसोलेशन ऐसा था जिसको कि पावर था कि वो अर्थ के सरफेस को या एटमॉस्फेयर को गर्म कर सकता था। फेंका गया था मेरे पास 100 चॉकलेट्स, 35 मैंने पहले ही लौटा दिया, सिर्फ 65 ऐसे चॉकलेट्स थे जो मैं इस्तेमाल में लाई हूँ, मेरे एटमॉस्फेयर, मेरे सरफेस में इस्तेमाल हुआ है। इसीलिए इस 65% को बोलते हैं इफेक्टिव सोलर रेडिएशन। सूरज का वो रेडिएशन जो कि अर्थ पे कोई असर डाल पाया, क्योंकि 35% तो वैसे भी लौट गया था,
इसीलिए इसको इफेक्टिव सोलर रेडिएशन भी बोलते हैं। अब तुम बोलोगे कि दीदी एक सेकेंड, 51% ये जो आया है, जो पहुंच पाया है, ठीक है, लेकिन ये पूरा डे का एक्टिविटी है कि इंसोलेशन में ऐसा ऐसा हो रहा है। रात के वक्त क्या होता है, ये वापस रिफ्लेक्ट बैक भी तो होना चाहिए। ये जो हीट आया था इसको वापस भी तो जाना है। हर ये जो पूरा का पूरा चेन था, ये डे का एक्टिविटी था कि इंसोलेशन 100% आ रहा था, फिर इसका ऐसा हुआ ऐसा हुआ। नाइट के वक्त क्या होगा कि वापस अर्थ भी तो अपना गर्मी छोड़ेगा। कोई गर्म चीज़ होता है तो वो भी तो अपना गर्मी रिलीज़ करता है। तो जब अर्थ गर्मी छोड़ेगा तो भैया इसको वापस से अपने एटमॉस्फेयर से होते हुए गुजरना पड़ेगा। तो होता क्या है कि अर्थ जब गर्मी छोड़ता है तो इसमें से वापस से 34% अगेन एटमॉस्फेयर अब्जॉर्ब करता है, और बचा हुआ 51 में से जो 17% बचा हुआ है ये डायरेक्टली स्पेस में चला जाता है। यानी कि दीदी 51% जो अल्टीमेटली डे टाइम में इंसोलेशन मिला था उसमें से 31% वापस एटमॉस्फेयर अब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर 17% डायरेक्टली स्पेस में चला जाता है। तो दीदी कुल मिला के एटमॉस्फेयर कितना हीट अब्जॉर्ब किया, तो देखो सुबह के दौरान 14% हीट अब्जॉर्ब किया था, रात के दौरान 34% हीट अब्जॉर्ब किया था। यानी कुल मिला के एटमॉस्फेयर हमारा 48% हीट अब्जॉर्ब कर रहा है। चिंता की बात नहीं है दीदी, ये हीट भी अल्टीमेटली स्पेस में वापस चला जाएगा। यानी हो क्या रहा है, ध्यान से सुनना। सुबह सुबह 100% इंसोलेशन अर्थ तक आ रहा था, 35% वापस चला गया, अर्थ एल्बिडो का नाम दिया। उसमें से 65% हमारे फाइनली एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, जिस 65% में से 14% हमारा एटमॉस्फेयर डायरेक्टली कैप्चर करता है उसके कुछ गैस मॉलिक्यूल्स के द्वारा, और 51% अर्थ सरफेस तक पहुंच पाता है। चूँकि ये 65% फाइनली हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर कर पाया, इसको इफेक्टिव सोलर रेडिएशन भी कहते हैं, क्योंकि ये कुछ असर दिखाएगा अब, है ना। 35% तो कुछ नहीं कर पाया, कुछ बाल भी नहीं बांका कर पाया, ये कुछ करने वाला है। उसके बाद हमारा जो अर्थ है वापस रिफ्लेक्ट बैक करेगा नाइट टाइम में, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जिसका नाम दिया है। तो जब ये रिफ्लेक्ट बैक करेगा तो दीदी वापस से हमारा एटमॉस्फेयर 34% अब्जॉर्ब कर लेगा और 17% डायरेक्टली चला जाएगा। यानी आप देखेंगे तो सुबह 14% अब्जॉर्ब किया था, वो पड़ा हुआ है, और रात के वक्त 34% अब्जॉर्ब किया था। यानी कुल मिला के 48% टोटल अब्जॉर्प्शन हो गया है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो दीदी ऐसे तो हमारा एटमॉस्फेयर गर्म हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है, ये फाइनली भी हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। यानी कि मुद्दा यही है, मुद्दा ये है कि तुम देख रहे हो कि जितना हीट आया था वापस उतना ही हीट रिफ्लेक्ट बैक हो जा रहा है। कोई टेंशन की बात नहीं थी, हमारा एटमॉस्फेयर जितना अब्जॉर्ब कर रहा था वो वापस चला जाएगा, हमारा अर्थ सरफेस जितना अब्जॉर्ब किया था वो भी वापस चला जा रहा है। तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर ऐसा हो कि जितना इंसोलेशन आया उतना ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाए तो हम स्टेबल पोजीशन पे हैं। लेकिन हुआ क्या है कि विथ टाइम हम लोगों ने इतने ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज़ कर दिए कि ये इतना हीट ट्रैप होता है। इमेजिन करो 48% ट्रैप होता है, लेकिन शायद सिर्फ और सिर्फ 30% वापस रिफ्लेक्ट बैक हो पाया। तो 18% तो हमारे अर्थ पे ही रह गया ना एटमॉस्फेयर के अंदर। कुछ ऐसा ही हाल हो रहा है। एग्जैक्टली 30% ही नहीं जाता, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि दीदी अगर 48% हमारे एटमॉस्फेयर में हीट कैप्चर हुआ है, अगर उतना ही वापस भी चला जाए तो टेंशन क्या था। लेकिन एक्चुअलिटी ये है कि हमारे एटमॉस्फेयर के बहुत सारे गैसेस ऐसे हैं जो कि इतना ज़्यादा हीट ट्रैप कर रहे हैं कि वापस वो उतना रिफ्लेक्ट बैक कर ही नहीं रहे। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक ही आज मैं रखती हूँ। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ये ऑलरेडी अपलोडेड लेक्चर्स में आएगा, तो आगे हम लोग ये कंटिन्यू करेंगे।